एक केजीबी एजेंट और फिर दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक व्लादिमीर पुतिन की कहानी आखिर है क्या? चलिए उनके सत्ता में आने के सफर और उस 2 दशक से ज्यादा के शासन को समझते हैं जिसने रूस और पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। सोचिए, 2022 के आक्रमण से महीनों पहले ही पुतिन ने इस बयान से साफ कर दिया था कि उनके इरादे क्या हैं। ये सिर्फ सियासत नहीं थी, उनके लिए ये रूस के वजूद का सवाल था और यही सोच उनके हर कदम को समझने की चाबी है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, पुतिन के उन शुरुआती दिनों में जब वो एक गुमनाम से केजीबी एजेंट हुआ करते थे। देखते हैं कि वो कौन सा अनोखा सफर था जो उन्हें क्रेमलिन के बुलंदियों तक ले गया। पुतिन का करियर शुरू हुआ जासूसी की दुनिया से। 1975 में उन्होंने सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी केजीबी ज्वाइन की। उसके बाद उन्होंने अपने करियर के कुछ बहुत अहम साल ईस्ट जर्मनी में बिताए और यही वो अनुभव था जहां उनका सामना पश्चिमी खुफिया एजेंसियों से हुआ, जिसने उनकी सोच को, उनके वर्ल्ड व्यू को एक शक्ल दी। जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा तो वो सियासत में आ गए, लेकिन अपनी जड़ों से वो कभी दूर नहीं गए। इतने दूर नहीं कि 1998 आते आते वो एफएसबी यानी केजीबी की सक्सेसर एजेंसी के हेड बन चुके थे और इसके साथ ही वो सत्ता के केंद्र में वापस आ गए थे। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। बस कुछ ही महीनों के अंदर पुतिन गुमनामी से सीधे रूस के सबसे बड़े ओहदे तक पहुंच गए। सोच के देखिए, अगस्त 1999 में प्राइम मिनिस्टर बने और मई 2000 तक वो प्रेसिडेंट थे। ये एक रॉकेट की तेजी से हुआ उत्थान था जिसे उस वक्त के प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन ने बड़ी होशियारी से अंजाम दिया था। अब प्रेसिडेंट बनने के बाद पुतिन के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। चैलेंज ये था कि 1990s के उस दौर के बाद जिसमें रूस में काफी उथल-पुथल थी, देश को स्टेबल कैसे किया जाए। उनका जवाब था सत्ता का एक नया सिस्टम खड़ा करना, जिसे पावर वर्टिकल के नाम से जाना गया। तो ये पावर वर्टिकल आखिर था क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब था कंट्रोल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पुतिन ने सारी ताकत क्रेमलिन में इकट्ठी कर ली। उन्होंने ये पक्का किया कि हर रीजनल लीडर और बड़े बड़े अमीर लोग सब सीधे उन्हीं को जवाब दें। ये येल्त्सिन के दौर की अफरा तफरी के बाद व्यवस्था लाने का उनका तरीका था, उनका फॉर्मूला था। और इसका असर काफी ड्रामेटिक था। जहां येल्त्सिन का जमाना इकोनॉमिक कोलैप्स के लिए जाना जाता था, वहीं पुतिन के शुरुआती सालों में एक जबरदस्त बदलाव आया। तेल की कीमतें बढ़ रही थीं, कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हुए और इसकी वजह से इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ ली। आम लोगों के लिए इसका मतलब था स्टेबिलिटी और बेहतर जिंदगी, और पुतिन के लिए, उनके लिए इसका मतलब था जबरदस्त पॉपुलैरिटी। पर बात सिर्फ इकोनॉमी की नहीं थी। अपनी ताकत को और मजबूत करने के लिए पुतिन ने कुछ बड़े फैसले लिए। उन्होंने चेचेन्या पर दोबारा फेडरल कंट्रोल हासिल किया। जो रीजनल लीडर्स थे उन पर अपनी पकड़ मजबूत की, और तो और मिखाइल खोडोरकोव्स्की जैसे ताकतवर ओलिगार्क्स को भी निशाने पर लिया। मैसेज बिल्कुल साफ था, क्रेमलिन को चैलेंज करने का जमाना अब खत्म हो चुका था। तो जब देश के अंदर पुतिन ने अपनी पकड़ पूरी तरह से मजबूत कर ली, तब उन्होंने अपना ध्यान बाहर की तरफ लगाया। और यही वो मोड़ था जहां रूस की फॉरेन पॉलिसी ने एक अचानक यू टर्न लिया और वेस्ट के साथ एक टकराव के नए दौर की शुरुआत हुई। साल 2007 म्यूनिख, वहां दी गई ये स्पीच एक भूचाल की तरह थी। पुतिन ने खुलेआम पूरी दुनिया के सामने अमेरिका के दबदबे वाली दुनिया को चैलेंज कर दिया। ये एक साफ साफ ऐलान था कि अब रूस इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी शर्तों पर खेलेगा। और ये सिर्फ बातें नहीं थी, उनके एक्शंस ने भी यही दिखाया। 2008 में जॉर्जिया पर हमला हो या नेटो के एक्सपेंशन का जोर शोर से विरोध, रूस के हर कदम से उसकी नई सोच साफ दिख रही थी। वेस्ट के साथ मिलकर काम करने का दौर अब खत्म हो रहा था और एक नए टकराव का दौर शुरू हो रहा था। अब आते हैं साल 2012 पर। जब पुतिन प्रेसिडेंट के तौर पर वापस लौटे तो उनका फोकस 2 चीजों पर था। एक, अपनी सत्ता को हमेशा के लिए सिक्योर करना, और दूसरा, रूस के पड़ोसी देशों खासकर यूक्रेन में अपना असर बढ़ाना। 2036 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक सिंबल बन गया है पुतिन के शासन के फ्यूचर का, क्योंकि 2021 में संविधान में ऐसे बदलाव किए गए जिन्होंने उनके लिए इस साल तक सत्ता में बने रहने का रास्ता खोल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि रूस अब एक ऐसे लीडर के हाथ में है जिसका दूर दूर तक कोई सक्सेसर नजर नहीं आता। 2012 के बाद का समय और ज्यादा कन्फ्रंटेशन वाला रहा है। देश के अंदर प्रोटेस्ट्स हुए तो बाहर मिलिट्री एक्शंस, जैसे 2014 में क्रीमिया को अपने कब्जे में लेना और फिर 2022 में यूक्रेन पर फुल स्केल हमला। ये वो रास्ता था जिस पर चलकर पुतिन आखिरकार इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के निशाने पर आ गए। और ये सब हमें आज के कॉन्फ्लिक्ट तक ले आता है। यूक्रेन पर 2022 का हमला वो सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, बल्कि ये पुतिन की उस दशकों पुरानी सोच का नतीजा था कि दुनिया में रूस की जगह आखिर क्या होनी चाहिए। इस हमले के पीछे की आइडियोलॉजी को समझने के लिए खुद पुतिन के शब्दों को देखना जरूरी है। उन्होंने ये दलील दी कि रशियंस और यूक्रेनियंस असल में एक ही लोग हैं, और ये कि यूक्रेन सही मायनों में आज़ाद या सॉवरेन सिर्फ रूस के साथ पार्टनरशिप में ही हो सकता है। ये एक ऐसी सोच है जो यूक्रेनियन नेशनलिज्म को, उनकी अलग पहचान को पूरी तरह से नकारती है। और फिर
24 फरवरी 2022 को इन्हीं विचारों को एक्शन में बदल दिया गया। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर पुतिन ने यूक्रेन पर एक फुल स्केल आक्रमण शुरू कर दिया। एक ऐसा युद्ध जिसे उन्होंने रशियन लोगों को एक करने का मिशन बताया। तो पुतिन के इस शासन का रूस के अंदर क्या असर हुआ है? जो नंबर्स हैं वो एक साफ कहानी बताते हैं। अगर हम इंटरनेशनल इंडेक्सेस को देखें तो रूस लगातार डेमोक्रेसी से दूर और अथॉरिटेरियनिज्म यानी तामाशाही की तरफ बढ़ा है। पार्टली फ्री की कैटेगरी से गिरकर अब नॉट फ्री की कैटेगरी में आ गया है। जो क्रिटिक्स हैं और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं, उनके लिए तस्वीर बिल्कुल साफ है। उनका कहना है कि पुतिन का शासन पॉलिटिकल अपोजिशन को दबाने, मीडिया पर सख्त कंट्रोल रखने और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की कमी के लिए जाना जाता है। इन सब चीजों ने रूस को एक अथॉरिटेरियन स्टेट बना दिया है। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? पुतिन के 2 दशकों से ज्यादा के लीडरशिप के बाद रूस आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, एक चौराहे पर। सवाल यह है कि उनकी लेगेसी क्या होगी, एक मजबूत स्टेबल देश की या एक अलग थलग मुश्किलों से जूझते हुए देश की? इस सवाल का जवाब सिर्फ रूस का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का आने वाला कल तय करेगा।